मैं जानता हूँ कि तुम मुझको मल्लयुद्ध में परास्त नहीं कर सकते। तुम जीवित ही नहीं रहना चाहते तो तुम्हारी इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा। और क्या तुम्हें अपने बेटे की बहादुरी पर कोई शंका है? मुझे तुमसे कदापि ऐसी आशा नहीं थी। और तुम भी मुझे पाना चाहते हो? पाना चाहता था। आज परीक्षा हो ही जाए, या तो तुम रहोगे या मैं। रहस्य है, चमत्कार है, एक पहेली है या माया जाल है। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। कोपा, एडवांस में शादी की मुबारक। देख आपा, तू इतनी तेज मान था, मैंने उसे हाँ नहीं कहा अभी। कुछ बोलिए ना। हाँ बोलिए, बोलिए ना। फूलों से नाजुक, कांटों से लड़ा करती है। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। वर्तमान महामारी के इस दौर में भी हमारे किसान भाई बहन लगातार खेतों में मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। इसीलिए कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसी जानकारियां अपने किसानों तक पहुंचाते हैं जिससे उनके आर्थिक विकास को बल मिल सके। आज के कार्यक्रम में भी सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। शुरुआत में जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसान छुई मुई परिवार के फूल गुल मेहंदी की खेती कर लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे जैविक खेती करने वाले कामयाब किसान जियालाल से और अंत में जानकारी देंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से, जिसमें आज हम आपको बताएंगे फूलों की खेती के बारे में। बीते कुछ वर्षों से हमारे देश में फूलों की खेती काफी लोकप्रिय हो रही है। इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि भी हो सकती है। इसीलिए आज इसी कड़ी में हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे फूल के बारे में जिसे काफी पसंद किया जाता है और अनेक रंगों में ये उपलब्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छुई मुई परिवार के फूल गुल मेहंदी के बारे में, जिसकी खेती कर हमारे किसान ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करें इसकी खेती, से जुड़ी कौन सी विशेष बातें हैं, आइए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। गुल मेहंदी में लाल, सफेद, नीले, नारंगी और बैंगनी के अलावा और भी कई रंग के फूल खिलते हैं। अगर आपको इसकी व्यावसायिक खेती करनी है तो गमलों में उगाना होगा। व्यावसायिक खेती फिलहाल आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चुनिंदा जगहों पर ही हो पा रही है। लेकिन जिस तरह सजावटी फूल के रूप में इसकी मांग बढ़ी है, उसे देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसकी खेती दूसरी जगहों पर भी होने लगेगी। 16 से 29 डिग्री तापमान पर इसकी अच्छी खेती होती है।
ये कम अवधि का पौधा है, इसलिए साल में 2 फसलें ली जा सकती हैं। लेकिन खुले खेत में इसे साल भर उगाना संभव नहीं है, इसलिए पॉली हाउस में खेती करना बेहतर है। इसकी अंकुरण दर कम है, इसलिए भारत में गुल मेहंदी की पौध कलम विधि से तैयार की जाती है। कलम को कोकोपीट से भरी प्लेटों में नियमित तापमान पर एक खास किस्म के कक्ष में रख देते हैं। कक्ष आधुनिक होना चाहिए और पूरी तरह वातानुकूलित भी। इन खास कक्षों को विशेष तरह की शीट से ढक देते हैं। यहाँ कुछ दिनों में पौध तैयार हो जाएगी, जिसे पॉली हाउस में रोप देंगे। गमलों में स्वस्थ फूलों को उपजाने के लिए मिट्टी के संपर्क से होने वाली बीमारी से बचाना होगा, इसलिए बहुत से किसान जमीन पर वीडमैट बिछा देते हैं या फिर 2.5 फुट की ऊंचाई पर आधार बनाकर खेती करते हैं। आधार पर ट्रे रख देते हैं, ऐसी ट्रे जिनमें गमले आराम से रखे जा सके। पॉली हाउस में धूप को नियंत्रित करने के लिए काले रंग के स्वचालित शेड नेट लगाए जाते हैं। इन्हें जरूरत के हिसाब से खोला और बंद किया जा सकता है। ये शेड नेट गुल मेहंदी के लिए बहुत अहम है। बलुई मिट्टी जिसका पीएच मान 5 से 6 के बीच हो गुल मेहंदी के लिए उत्तम है। वैसे बेहतर होगा कि कोकोपीट, मिट्टी और जैविक खाद में थर्माकोल मिलाकर मीडिया तैयार कर ले और उसमें गुल मेहंदी बोए। थर्माकोल मिलाने की वजह से मीडिया में छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, जिनसे जड़ों में हवा की आवाजाही बनी रहती है। मीडिया बनाने के लिए 125 किलो लाल मिट्टी, 75 किलो कोकोपीट, 50 किलो गोबर की खाद और 2 किलो थर्माकोल की जरूरत होगी। 20 दिन बाद पौधों के ऊपरी हिस्से को कैंची से छाट देंगे। इस छटाई से मुख्य तने के निचले हिस्से से और तने निकल आएंगे। जिससे पौधे घने हो जाएंगे और आकर्षक भी। जाहिर है इससे पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी। बीच बीच में गमलों से इस तरह पौधे निकालकर उनकी जड़ों का निरीक्षण करते रहे। अगर जड़ों का रंग काला या गहरा भूरा हो तो समझ लीजिए कि पौधा स्वस्थ नहीं है। शुरुआती दिनों में हफ्ते में 1 बार और 1.5 माह बाद 2 बार घुलनशील सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करते रहे। गुल मेहंदी पर कीटों का हमला बहुत जल्दी हो जाता है। गुल मेहंदी में पत्ती छेदक, फफूंदी, तना गलन और जड़ सड़न का खतरा रहता है। बचाव के लिए हर 5 से 6 दिन में 1 बार नीम का तेल छिड़कते रहे। भयंकर कीट लगने पर रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव भी कर सकते हैं। हर 2 दिन में 1 बार सिंचाई करें। तैयार होने पर गमले सहित पैकिंग करें। पैकिंग के लिए खास किस्म के डब्बे होते हैं, इनमें हवा की भी आवाजाही रहती है और फूल भी सुरक्षित रहते हैं। 1 एकड़ से कई लाख की फसल ली जा सकती है। तो भी आपने जाना गुल मेहंदी फूल के बारे में, जिसे अंग्रेजी में इम्पेशंस भी कहा जाता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। मुलाकात करवाएंगे आपसे कामयाब किसान की। जी हाँ, वो कामयाब किसान जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा।
यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जैविक खेती करने वाले कामयाब किसान जियालाल से। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में जैविक खेती हमारे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिस तरीके से लगातार केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उससे पर्यावरण तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी इससे बिगड़ रही है। ऐसे में जैविक खेती एक बेहतरीन विकल्प है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे ही किसान से जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया। जी हाँ, इनका नाम है जियालाल। आइए जानते हैं जियालाल की कामयाबी की कहानी और साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे अन्य किसानों को भी वो प्रेरित कर रहे हैं। देखते हैं जियालाल की कामयाबी की कहानी। जियालाल चंचल देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे एक खेतीहर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 5 भाई बहनों में जियालाल सबसे छोटे हैं। वे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन घर के हालात उन्हें इजाजत नहीं दे रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जियालाल को BA प्रथम वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वे जानते थे कि पारंपरिक खेती कर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। समय बीतता गया और उन्हें एक दिन जैविक खेती के बारे में पता चला। जैविक खेती के गुणों के बारे में जानकर इन्होंने जैविक खेती को अपनाकर खेती करनी शुरू कर दी। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन इन्होंने किसी की परवाह नहीं की और अपने काम में लगे रहे। जैविक खेती के विषय में अधिक जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से वे कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून गए और वहां के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने जियालाल की काफी मदद की। जियालाल ने जैविक तकनीकी अधिकारियों से भी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। साथ ही इन्होंने दिल्ली के फार्मों में भी जाकर जैविक विधि से गुलाब की खेती के गुणों को सीखा और समझा। जियालाल ने अपने खेतों में सबसे पहले गुलाब लगाया, जिसमें इन्हें अपार सफलता मिली। धीरे धीरे जियालाल को जैविक खेती के सुखद परिणाम मिलने लगे। जियालाल ने अपने खेतों में गाय के मलमूत्र का इस्तेमाल किया। जैविक विधि से खेती कर जियालाल के खेतों को नया जीवन मिलने लगा और उनके अपने जीवन को नई गति मिलने लगी। अब वे जैविक विधि को पूरी तरह से समझने लगे थे और इसका प्रयोग अपने खेतों में भी करने लगे। 1999 में जियालाल ने जैविक खेती को शुरू किया था। धीरे धीरे उनका काम चलने लगा। इन्होंने अपने खेत में आलू उगाए। अच्छी गुणवत्ता के आलू प्राप्त हुए।
तो इन्होंने विभिन्न सब्जियों की खेती भी करनी शुरू कर दी। जियालाल से सब्जी खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। खेतों में अच्छी पैदावार हो रही थी। इन्होंने अपनी कामयाबी को नए आयाम देने के लिए अपने एक किसान भाई के साथ मिलकर सब्जियों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया। अब वे सब्जियों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने लगे। उनका ये प्रयास बेहद कामयाब रहा। उनकी सब्जियों की गुणवत्ता और शुद्धता ने ग्राहकों को आकर्षित कर लिया था। वे महंगे दामों पर भी जियालाल की सब्जियों को खरीदने लगे। सब्जियों के ज्यादा दाम पर बिकने के कारण जियालाल की आमदनी बढ़ गई। आगे चलकर इन्होंने विभिन्न किस्मों की बासमती लगाई, जिसकी अच्छी पैदावार हुई। जियालाल ने अपने खेतों में कुछ अन्य प्रयोग भी किए। इन्होंने आड़ू, नीम और बेल के पत्तों को गौमूत्र में पकाकर खेतों में डाला। इनके इस प्रयोग से फसल पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई। गांव में जियालाल की सफलता से लोग काफी प्रभावित हुए। इन्हें लोगों से सम्मान भी मिलने लगा। साथ ही इनकी तरक्की से प्रभावित होकर गांव के अन्य किसान भी जैविक खेती को अपनाने लगे। जीवन के कई उतार चढ़ाव को झेलते हुए जियालाल ने कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की है। कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। इन्हें मिले पुरस्कार ये बताते हैं कि उनका संघर्ष बेकार नहीं गया है। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से हमारे किसान जैविक खेती अपना सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जायद फसल कैंपेन 2022 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कृषि भवन में किया गया, जिसे संबोधित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्रालय से जुड़े तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। क्या विशेष रहा इस कार्यक्रम में, आइए जानते हैं। कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन जायद अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं देश भर के कृषि से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। ऑयल पाम का हम सब जानते हैं कि ऑयल पाम के अंदर भी लगभग 75,000 करोड़ के आसपास आयात हमारे को करना पड़ता है, जो लगभग 140-50 लाख टन का हमारे को ऑयल पाम आयात करना पड़ रहा है। इसको लेकर हमारी सरकार की ओर से हम सब प्रयास भी कर रहे हैं कि ऑयल पाम मिशन के तौर पर प्रारंभ किया गया है। ऑयल पाम मिशन जो जिन राज्यों के अंदर प्रारंभ किया गया है, उससे उन राज्यों को मैं सोचता हूँ कि और अधिक गति के साथ में उस मिशन को हाथ में लेना चाहिए, और ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और दलहन और तिलहन के अंदर भी आत्मनिर्भर हम कैसे पूर्ण रूप से बने, कि वो समय आए जिस समय हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में बने। तो इस दिशा के अंदर हमारे सामने कई चैलेंज भी हैं, कई हमारी जैसा कि प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारी कई ICR की वैरायटियाँ भी जो निकाली गई है, उस वैरायटियों का हम आने वाले समय के अंदर किसान तक पहुँचाएंगे तो ही लाभ मिलेगा। क्योंकि जैसा अभी बताया गया कि पहले की वैरायटी, जैसा पिछली बार हमने जो वैरायटी का वितरण किया था, उसका तो आने वाले समय के अंदर जैसा कि कुछ जगह पर डेटा प्राप्त हुए, कुछ नहीं हुए, तो वो डेटा जब हमें प्राप्त हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें नई वैरायटी है, उसका ICR ने रिसर्च किए ही है कि उसमें यील्ड ज़्यादा ही होती है, तो इसका परिणाम है, उसी का परिणाम है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। हमारे देश में धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है, लेकिन धरती माँ की देखरेख हम उस तरह से नहीं करते हैं जैसा हमें करना चाहिए। ज्यादा फसल के लालच में लगातार हम ऐसे रसायनों का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे मिट्टी की सेहत बिगड़ती जा रही है और धरती माँ बीमार हो रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान ये समझे कि कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है और कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से हमारे किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लागत को भी घटा सकते हैं। आइए जानते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में विस्तार से। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना है। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उसी फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे।
ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव को लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।